बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स इसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने बॉल एंड बाउल मेथड को डिस्कस किया था और ये वाला जो लेक्चर है ये लेक्चर भी सेम उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना है। एक्चुअली में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप्स को देख रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो भी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जांपल में आ जाती है। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है जी? हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है। अगर हम एक छोटी सी लोहे की गोली लें और उसको किसी धागे के साथ बांध के लटका दें तो वो हमारे पास एक पेंडुलम बन जाती है। जो हमारे पास छोटा सा बॉब ऑफ मैथ होगा उसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस धागे के साथ लाइट स्ट्रिंग के साथ आप लोगों ने उसको लटकाना है वो उसको आप लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो एंड द बॉब इज स्टेशनरी। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो नेट जीरो होगा वो हमारे पास नेट जो फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो उस बॉब ऑफ मेटल है उसकी जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रही है, जबकि उस थ्रेड के अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रही है। तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। सो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द along the string as the tension in the string cancel the component of the weight mg cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फोर्स जो होगी वो स्ट्रिंग के अंदर पैदा नहीं होगी, क्योंकि टेंशन जो है स्ट्रिंग की और जो वेट है उस बॉब का एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन जो हैं ये नीचे एक्शन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो ऊपर रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका वेट होगा उसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस वेट होगा और एक अलोंग वाई एक्सिस वेट होगा। अगर आप लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस जो वेट होगा उसको हम एम जी कॉस थीटा से, और जो अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास वेट है उसको हम एम जी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एम जी कॉस थीटा यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। उसकी जीरो होने की वजह ये है क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन के केस में आ रहा है, इसी ये हमारे पास जीरो होगा। लेकिन हमारे पास जो एम जी साइन थीटा होगा इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये जो वेट होगा यहाँ पे ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ से जब आप लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे और फिर इसको रिलीज करेंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द mean position O. At O, the bobs had got the maximum velocity, and due to inertia, it does not stop at O. Rather, it continues to move towards the extreme position B. तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे रिलीज होगा तो ये यहाँ से O पोजीशन पे आएगा, लेकिन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, और ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ से आगे B पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा। A और B यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जबकि O जो है वो हमारे पास यहाँ पे मीन पोजीशन है। अच्छा जी, तो फिर क्या होगा, ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही ये यहाँ से ओ से बी की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो एट एज इट इज रीच एट द पॉइंट बी। जैसे ही ये बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। अच्छा, वो जो हमारे पास एम जी साइन थीटा होगा वो वहाँ पे भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, और फिर वो नतीजतन बॉब जो होगा दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। In this way the bob continues its to and fro motion about the mean position. तो इस सूरत में जो बॉब होगा वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा अपनी मीन पोजीशन के। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ ड्यू टू द स्टोरिंग फोर्स विच एक्ट ऑन द ओ। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जी हमारे पास जो स्पीड होगी उसकी वो ए से ओ तक, यानी कि एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ मिनिमम होगी, लेकिन जैसे ही वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगी तो जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। और एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन हमारे पास ओ पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होगा, लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशंस होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इट फॉलो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हेंस द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम अपने लेक्चर नंबर 2 में भी ये बात पढ़ के आ रहे थे, और लेक्चर नंबर 1 में भी हमने एक बात प्रूव की थी जब हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो
उसी हिसाब से हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा ए से ओ और बी से ओ की तरफ ही मूव करेगा। तो टाइम पीरियड मालूम करने का सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला है वो हमारे पास है टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइड बाई जी। यहाँ पे एल जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ द थ्रेड है उस पेंडुलम की, और जो हमारे पास जी है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अच्छा जी, तो इसी बिना पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये क्या चीज़ें हैं। वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। जब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी यानी कि मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से दोबारा एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से दोबारा मीन, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जब वो अपना मुकम्मल करेगा तो उसको हम उसकी एक वाइब्रेशन बोलेंगे। और जितना टाइम वो वाइब्रेटिंग करने में लगाएगा वो हमारे पास उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। और जितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन वो एक सेकंड में अपनी मुकम्मल करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/T। और एम्पलीट्यूड क्या होते हैं? हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी के किसी भी मीन उसके मीन पोजीशन से, चाहे एक साइड पे हो चाहे दूसरी साइड पे हो, यानी कि ए और बी जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी? उसके एम्पलीट्यूड होंगे। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था आज का, जैसे मैं हार्मोनिक मोशन के केस में था, इसमें हमने जो है ना सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया और साथ ही वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को भी डिस्कस किया। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी छोटे सा कर लेते हैं जिसमें हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एक पेंडुलम की जो 1 मीटर लंबा है और वो ग्रेविटेशनल ज़मीन की एक सरफेस के ऊपर पड़ा है जहाँ पे उसकी कीमत 10 है। तो हमें यहाँ पे एल की कीमत यानी कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम वो वन दी गई है और जी की कीमत 10 है। तो टाइम पीरियड फार्मूला हम इसका टाइम पीरियड मालूम करेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी लगा के। 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 3.14 पाई की कीमत है और एल की जगह पे हम 1 लगाएंगे और जी की जगह पे हम 10 लगा के जब इसको हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट के साथ और फिर 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.99 हमारे पास सेकेंड उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। और अगर हमने उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है कि कितनी होगी तो 1/T पे डिवाइड करेंगे तो 0.50 हर्ट्ज आ जाएगी। तो डी स्टूडेंट्स, आप लोग इस न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये हमारे जो 4 लेक्चर आज हो चुके हैं इन चारों लेक्चरों को भी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।